हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो को जानने से पहले हम तो अपने बारे में परिचय देते हैं। मेरा नाम ज्योति मदेसिया है और मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इस साल मेरा 9वां है। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए ताकि तभी हमको पता चलेगा। ठीक है, आज देखिए, आज का जो प्रोसेस अगर देखा जाएगा तो देखो, एम्ब्रियो के बाहर पाई जाने वाली जो आपकी लेयर है, जिसमें आपका एमनियन बन गया है, आपका योक साक बन गया है, आपका कोरियन बन गया, एक आपका बस बचा है एलेंट्राइस। अब देखिए, अब क्या होगा कि आपका योक साक और आपका एमनियन बनने के बाद क्या हुआ था, 3 लेयरों से मिलकर आपका बना था कोरियन। पहला था आपका सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और आपका एक्सटर्नल आपका था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और आपका अगर देखा जाएगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, इन तीनों से मिलकर आपका कोरियन बना था। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही कोरियन बन जाएगा, जो आपका अगर देखा जाएगा जो आपका नीचे वाला जो भाग है वो आपका क्या हो जाएगा, मुझे यानी कि कोरियन क्या हो जाएगी, आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा, अब इसके अंदर धीरे धीरे मदर का ब्लड जो है आपका बहने लगेगा। ठीक है, अब आइए अब देखा जाए, यानी कि अगर देखा जाएगा जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, अब वो देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अब अपना ले लिया है कुछ इस तरह का। ये हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये हमारा क्या बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में क्या हुआ बच्चों, मुड़ गया, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ले लिया। फिंगर लाइक पोजीशन लेने के बाद क्या होगा, अब इसके बाहर क्या होती है हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हो गया। अब इसके बच्चों बाहर क्या होगा, हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट की सारी लेयर होंगी। यहाँ पे हमने बना लिया साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर, ये चारों तरफ से घिरी है। ठीक है ना, ये चारों तरफ से क्या हुई, आपकी घिरी है साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है, यानी कि अगर इसको देखा जाएगा तो हम इसको चारों तरफ से ऐसे बना सकते हैं, इसको चारों तरफ से ऐसे कवर कर दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाहर कौन सी दीवार थी, आपकी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है। कौन सी दीवार है बच्चों, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। यानी कि सिंसियोट्रोफोब्लास्ट कैसा है, एक स्विमिंग पूल के जैसा है। साइटोप्लाज्म का एक घना सा क्या है, आपका पूल है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है ना, तो 3 लेयर आपकी हो गई। एक हो गया आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डर्म, जो आपका मिल के क्या बनाया है, कोरियोनिक भिलाई बनाएगा। दूसरा कौन होगा बच्चों, हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, और तीसरा कौन है, हमारा सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। इन पूरे हिस्से को यानी कि तीनों लेयर को ही हम कोरियोनिक भिलाई कहते हैं, कोरियोनिक भिलाई। ठीक है, इसी तीनों को मिलाकर हम कौन सा भिलाई कहेंगे, कोरियोनिक भिलाई कहेंगे। ठीक है, और हमारा क्या है बच्चों, और अगर देखा जाएगा तो बीच में हमारा क्या है, इपीब्लास्ट है। दिस इज इपीब्लास्ट एंड दिस इज आपका एमनियन, दिस इज हाइपोब्लास्ट, दिस इज यॉक सैक। और आपका क्या होता है, यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो होती है ना आपका, यहीं पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे इसका लेयर होगा, जो आने वाले समय में क्या होगी, यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है वो आपका एम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट करेगी। यानी कि थोड़ा सा यहाँ भी ये बचा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्यूचर, क्या लिख देंगे बच्चों, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है ना, तो 3 लेयर आपके हो गए इसमें। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये 3 लेयर हो गया।
एक आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट और तीसरा कौन हो गया, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। इन्हीं तीनों मिलाकर हम क्या कहेंगे, आपका कोरियोनिक भिलाई हो गया। ठीक है ना, कोरियोनिक भिलाई हो गया। अब कोरियोनिक भिलाई में अगर देखा जाएगा तो बीच का क्या होगा, हमारा इपीब्लास्ट है। दिस इज इपीब्लास्ट, दिस इज एम्ब्रियन, दिस इज हाइपोब्लास्ट एंड दिस इज यॉर्क सैक। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों लेयर बन गए। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसमें अगर देखा जाए बच्चों, तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा, इस मदर ये जो आपका डेवलप हो रहा है, ये चारों तरफ लेयर जो डेवलप हो रहा है, ये जो आपको ये लेयर दिख रहा है जिसे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाएगा स्विमिंग पूल का एक बहुत बड़ा गड्ढा। अब इस गड्ढे के अंदर क्या होगा, कैविटी होने लगेगी, यानी कि जगह जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैविटी होगी, जगह जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैविटी होगी। और इसी कैविटी के अंदर क्या होगा, मदर का जो ब्लड होगा वो फ्लो होगा इसी कैविटी के अंदर। यानी कि साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, कहीं कहीं पे ये क्या होगा, फटने लगेगा, और फटने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर दरारें आएंगी। और जब दरारें आएंगी तो इसके अंदर क्या होगा, जो मदर का जो ब्लड होगा, वो मदर का ब्लड क्या होगा, यानी कि जो मदर के अंदर जो अगर देखा जाएगा ब्लड वेजल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करती हैं, वो ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। और उन मोटी रक्त को हम कहें कि मैटरनल सिनुसॉइड। मैटरनल सिनुसॉइड इसलिए कहेंगे क्योंकि मदर का जो ब्लड वेजल्स है एंडोमेट्रियम के अंदर वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, और मोटा होने की वजह से इसका नाम पड़ जाएगा मैटरनल सिनुसॉइड। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, मैटरनल सिनुसॉइड के अलावा यानी कि क्या होगा, यानी कि जो मदर का देखो अब ये क्या होगा, मदर का यहाँ पे ब्लड आएगा, और मदर का ब्लड क्या हो जाएगा, अब अंदर इसके बहने लगेगी। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों, पूर्ण रूप से क्या होगा, इस दीवार के चारों तरफ, ठीक है ना, ये मदर का यहाँ पे ब्लड जो होगा वो फ्लो होगा। यानी कि अगर देखा जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा ये कैविटी क्या हो जाती है, ब्लड से आपकी भर जाएगी। क्लियर है, यानी कि चारों तरफ से घिर जाएगी। और घिरने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा यही अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यानी कि यही अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये पूरा का पूरा लेयर मिलकर क्या बनाएंगे, ये पूरा का पूरा लेयर आपका मिलकर प्लासेंटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लासेंटा। ये पूरा का पूरा लेयर आपका प्लासेंटा बनेगा। यानी कि कह सकते हैं कि प्लासेंटा से क्या बनेगा, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड आपका किससे बना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। यानी कि आने वाले समय में क्या होगा, ये बच्चे के लिए अगर देखा जाएगा ये फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड है, और इसी फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर पोषण जाएगा। यानी कि जो भी मदर खाएगी पिएगी वो सारी चीजें इसी रास्ते से अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि इसी प्लासेंटा के थ्रू इस अम्बिलिकल कॉर्ड में, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड से आपका एपीब्लास्ट के अंदर। एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो इसी एपीब्लास्ट से बच्चे का जो है डेवलपमेंट होगा। आने वाले समय में जो आपका हाइपोब्लास्ट है वो भी आपका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि टोटल अगर देखा जाएगा तो एपीब्लास्ट से ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। आज देखिए क्या होगा, एक चीज और है, एक चीज में पूछता है कि प्लासेंटा का क्या काम है। तो प्लासेंटा बच्चों दो चीजों से मिलकर बनेगा, यानी कि दो लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक मदर का होना चाहिए और दूसरे क्या होगा, बच्चे का होगा। तो बच्चे का इसमें क्या पार्टिसिपेट है, बच्चे का ये क्या है आपका कोरियोनिक भिलाई, ये पूरा बच्चे का पार्ट है ना। और मदर का कौन सा पार्ट है, मदर का पार्ट जो है इसका ब्लड है। यानी कि मदर का ब्लड और बच्चे का कोरियोनिक भिलाई ही मिलकर क्या बना रही है, प्लासेंटा का डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि प्लासेंटा इन्हीं दोनों से मिलकर बन रहा है, एक मदर के ब्लड से मिलकर बन रहा है और दूसरा जो है कोरियोनिक भिलाई मिलकर बने। दोनों को ही हम मिलाकर क्या कहेंगे, प्लासेंटा कहेंगे। और यही प्लासेंटा आगे चल के क्या बना रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड बन कैसे रहा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से। यानी कि कुछ यहाँ पे उसके लेयर है जिसके वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो मदर का ब्लड है और जो बच्चे का ब्लड है वो कभी आपस में मिक्स नहीं होता है। यानी कि अगर देखा जाएगा बच्चे के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिफ्यूजन के माध्यम से जाएंगे। ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, ये मदर का मान लीजिए ये ब्लड जो आपका फ्लो हो रहा है और बच्चे का ये जो लेयर है, तो ये क्या होगा, सब डिफ्यूजन से, यानी कि ये चीजें जो है सोख लेगी ये, और इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जाएंगे। डिफ्यूजन जिसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूजन के जरिए बच्चे के अंदर क्या जाएगा बच्चों, आपका पोषण जाएगा। और ये चीज आप याद रखिएगा, ये सारा काम जो है आपका 9th डे में ही कंप्लीट हो जा रहा है, 9वें दिन के ही अंदर। यानी कि अगर देखा जाएगा एक हफ्ते के अंदर क्या हो रहा है, आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है। और दूसरे हफ्ते में अगर देखा जाएगा तो ये सारा काम हो जाए, यानी कि प्लासेंटा बन जा रहा है।
एक चीज और याद रखिएगा, प्लासेंटा आपका इतना ज्यादा कमजोर रहता है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाएगा ये हार्मोन नहीं रिलीज कर पाता। इसके जगह पे कौन रिलीज करता है, आपका ट्रोफोब्लास्ट जो है आपका HCG रिलीज करता है। 3 महीने तक आपका क्या होता है, इस प्लासेंटा को बनने में समय लग जाता है। 3 महीने के बाद क्या होता है, आपका प्लासेंटा तैयार होता है। यानी कि अगर देखा जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो भी फीमेल्स वगैरह होती है उनका जो हालात होता है वो थोड़ा क्या होता है, नाजुक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि उस समय अगर देखा जाएगा उनके अंदर क्या होती है, प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है। और ये 3 महीनों तक काम चलता है। 3 महीने में जब ये प्लासेंटा अच्छे तरीके से डेवलप होता है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, उनका जो हाल होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से वो नॉर्मल आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा काम आपका 9वें दिन हो रहा है। तो 1 हफ्ते में आपका इम्प्लांट हो जाएगा और दूसरे हफ्ते में अगर देखा जाएगा तो बच्चे के चारों तरफ क्या हो, ये सारी लेयर बन जाएगी, यानी कि प्लासेंटा का डेवलपमेंट आपका क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिए। और प्लासेंटा ये भी याद रखिएगा तो कि 2 लोगों के कंट्रीब्यूट से हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर देखा जाएगा प्लासेंटा का क्या काम है, तो प्लासेंटा का जो काम है आप न्यूट्रिएंट्स को बेबी के अंदर ले जाना। और दूसरा काम अगर देखा जाएगा प्लासेंटा का, ये लॉट्स ऑफ हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। यानी कि बहुत ज्यादा क्या करता है, मात्रा में रिलीज करता है। वो रिलीज इसलिए करता है, वो अपने लिए भी रिलीज करता है, बॉडी के लिए भी रिलीज करता है, मदर के लिए भी रिलीज करता है। और उसके अंदर क्या हो रहा है, गर्भ में एक बच्चे की तैयारी हो रही है, तो उसके लिए भी हमें हार्मोन निकालना है। तो ये सारा हार्मोन रिलीजिंग का काम किसका है, आपका प्लासेंटा का ही है। ठीक है ना, क्योंकि लॉट्स ऑफ अगर देखा है एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ताकि प्रेगनेंसी क्या हो, अच्छी तरीके से बनी रहे, यानी कि उसका ठहराव आपका लगा रहे। ठीक है, एक इसमें से पूछता है कि प्लासेंटा में अगर देखा जाएगा प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा रिलीज करता है आपका, अगर देखा जाएगा 3 महीने के बाद, तो मेंटेनेंस कौन करता है आपका प्लासेंटा 3 महीने के बाद, जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम HCG के नाम से जानते हैं। और वो मार्केट्स में क्या होती है, किट मिलते प्रेगनेंसी टेस्ट, उससे हम HCG को ड्रॉप डालकर किट के ऊपर हम प्रेगनेंसी जान जाते हैं। क्लियर है, तो इसमें HCG का आपका फुल फॉर्म पूछा है। HCG का फुल फॉर्म जो है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो याद रखिएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपका प्लासेंटा से रिलीज हो रहा है। तो ये पहला हार्मोन है। दूसरा हार्मोन प्रेगनेंसी में कौन सी रिलीज होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, HPL के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम अगर देखा जाएगा तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। तो ये 2 हार्मोन है, तो टोटल 2 हार्मोन्स हो गए। एक आपका HCG हो गया, दूसरा आपका HPL हो गया। ये दोनों आप एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये वाला आप अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और पहला वाला जो है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यही बॉडी में सबसे ज्यादा रिलीज करता है। और आपको बताया भी गया है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन आपका 7वें दिन जब हो जाता है, तो 8वें दिन यही ट्रोफोब्लास्ट जो एम्ब्रियो के चारों तरफ था, वही सबसे ज्यादा आपका HCG निकालता है। और लगभग 3 महीने तक क्या करता है, निकालते जाता है, क्योंकि प्लासेंटा आपका अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। 3 महीने का जब आपका प्लासेंटा हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारा आपका अगर देखा जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका रिलीज होता रहता है। ठीक है ना, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ना वो लास्ट में रिलीज होता है प्रेगनेंसी के 9th मंथ में। वो क्या करता है कि जो फीमेल का यूट्रस होता है, एक बच्चे ने पूछा था तो बता देना, ये जो फीमेल का यूट्रस होता है, यहाँ पे जो वजाइनल होती है, यहाँ पे आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं। इनको क्या कर देता है, रिलैक्स, इनको क्या कर देता है बच्चों, रिलैक्स करता है। और रिलैक्स करने की वजह से क्या होता है, ये वजाइनल का जो पोर होता है वो काफी फैल जाता है, और फैलने की वजह से क्या होता है, ये बच्चा बाहर आता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वजाइना क्या होता है, काफी छोटा होता है, और अंदर क्या होता है, बच्चा काफी बड़ा होता है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो यही रिलैक्सिन हार्मोन क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है आसपास के सारे टिश्यू को। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिलैक्सिन है, ये आपका अगर देखा जाएगा ये इंड ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन है।
एंड ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, एंड ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, ये लास्ट में क्या होता है, बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखा जाएगा आपका ये जो आपके चारों लेयर से क्या हो रहा है, आपका एम्ब्रियोनिक लेयर डेवलप हो रही है। यानी कि अगर देखा जाएगा फर्स्ट वीक में आपका क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ है, और सेकेंड वीक में आपका क्या हुआ है कि सारे के सारे आपके चारों लेयर बने हैं। कौन सा लेयर है आपका, एमनियन, यॉर्क सैक, कोरियन और आपका एलेंट्रस। ठीक है, एक चीज आपका है एलेंट्रस। एलेंट्रस आपका किससे मिलकर बना है, ये आपका अगर देखा जाएगा यॉर्क सैक का कुछ पार्ट जब अमेरिकल कॉर्ड के अंदर प्रवेश करने लगेगा, इसी को ही हम एलेंट्रस कहेंगे। यानी कि अगर देखा जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ये चौथा लेयर है। ठीक है, बस यही यॉर्क सैक का कुछ पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रवेश कर गया है। तो आपका एम्ब्रियोन हो गया, दूसरा आपका यॉर्क सैक हो गया, तीसरा आपका कोरियन हो गया, और चौथा आपका क्या हो गया, एलेंट्रस हो गया। तो यही आपके 4 लेयर है। ठीक है, अब 4 लेयर के बाद अगर देखा जाएगा तो सेकेंड वीक ये खत्म हो गया। फर्स्ट वीक में आपका क्या हो गया था, फर्स्ट वीक में अगर देखा जाएगा, फर्स्ट वीक में अगर देखा जाएगा तो क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन हुआ था। फर्स्ट वीक में क्या हो गया आपका, इम्प्लांटेशन हो गया है, और सेकेंड वीक में आपका क्या हो गया, तो ये आपके एम्ब्रियोनिक लेयर जो है डेवलप हो गई है। एम्ब्रियोनिक लेयर जो है अच्छे तरीके से क्या हुई है, ये आपकी बन गई है। तो यही आपके 2 चीज है, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक। तो ये आपका फर्स्ट वीक है, और ये आपका कौन सा वीक है, सेकेंड वीक है। अब इसके बाद जो तीसरी अवस्था आएगी आपका गेस्टुलेशन आएगा। ठीक है, तो ये गेस्टुलेशन क्या है, तीसरे हफ्ते के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, गेस्टुलेशन कहेंगे। तो आइए चलिए आगे अगर देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब गेस्टुलेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए गेस्टुलेशन में देखिएगा क्या होगा। गेस्टुलेशन में अगर देखा जाए तो देखो क्या होगा, इपीब्लास्ट के ऊपर अब एक लाइन बनने लगेगी। देखो ये हमारा क्या था बच्चों, ये है हमारा इपीब्लास्ट। ठीक है, अब देखो इपीब्लास्ट के ऊपर जो है ना ऐसे लाइन बनने लगेगी, और आगे चल के क्या बन जाएगा, आपका एक गड्ढा बन जाएगा। अब इस गड्ढे के अंदर क्या होगा, अगर देखा जाएगा बहुत सारे इपीब्लास्ट के सेल क्या होंगे, गड्ढे के अंदर क्या करने लगेंगे, जंप करने लगेंगे। ठीक है, यानी कि क्या है, ये आपका इपीब्लास्ट है, इसका फूला वाला हिस्सा है। अब इसमें क्या होगा, एक आगे लेयर बनेगी, लेयर बनने के क्या होगा, बीच में एक गड्ढा बन जाएगा, और क्या होगा कि इसके आसपास जो भी सेल्स हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कह रहे हैं, वो सारे क्या होगा, सेल्स में ऐसे कूदने लगे। तो ये बताइए, जब सेल्स में ये जो आपका गड्ढा है, जब इसमें कूदेंगे तो ऐसे पीछे की तरफ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, निकलेंगे ना। तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि पीछे से क्या होगा, निकलने लगेंगे, और निकलने के बाद क्या करेंगे, आने वाले समय में ये सारे के सारे लेयर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर देखा जाएगा ये वाला जो लेयर है, यहाँ पे ये जो आपका लेयर है जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपोब्लास्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका इपीब्लास्ट है, ये आपका क्या है, इपीब्लास्ट है। इसे हम इपीब्लास्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, प्रिमिटिव नोड के नाम से जाना जाता है। और जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक के नाम से जाना जाता है, प्रिमिटिव स्ट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपका अगर देखा जाए ये सब क्या है, ये सब आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सारे सेल हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, और ये सारे के सारे सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसो ये डर्म सेल्स है। ये सेल्स जब इसमें कूदेंगे तो कूदने के बाद क्या होगा, ये बच्चों पीछे की तरफ घिसकेंगे। ठीक है, और एक क्या करेंगे, एक लंबा सा मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो आप यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हाइपोब्लास्ट है वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इपीब्लास्ट के सेल्स जो है मूवमेंट करके, ये जो इपीब्लास्ट के सेल्स है ना, ये जो सेल्स मूव कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। और इसी तीनों लेयर से क्या बनेगा, आपका जर्म लेयर बनेगा, और इसी जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर से क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आपके सेल्स हैं, इससे क्या बनेंगे,
आपके एक्टोडर्म बनेंगे, ये आपके एक्टोडर्म हो जाएगा। अब बीच वाले जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मेसोडर्म कहेंगे। और किनारे किनारे वाले जो सेल्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे, एक मोटा सा लेयर बना लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म के नाम से जानेंगे। तो 3 लेयर आपका हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। तो ये सेल्स अंदर घुसा है, प्रवेश किया है, एक मोटा सा लेयर बन गया है। ठीक है, इस मोटे से लेयर को एंडोडर्म कहेंगे, बीच के स्थान को हम मेसोडर्म कहेंगे, और ये जो किनारे वाले हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। और इन्हीं तीनों को हम क्या कहेंगे, 3 जर्म लेयर। इन तीनों को हम क्या कहेंगे मिलाकर, 3 जर्म लेयर। इसी 3 जर्म लेयर से क्या होगा बच्चों, बेबी डेवलप करेगा, बेबी डेवलपमेंट आपका होगा। क्लियर है, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, और एक इसमें पूछता है कि इन्हीं तीनों जेल से क्या होगा, तो ह्यूमन्स में अगर देखा जाएगा जो आपके 4 प्रकार के टिश्यू है, ये 4 प्रकार के जो टिश्यू है इन्हीं 3 जर्म लेयर से आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसमें छोटा सा टॉपिक। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। ठीक है, बस यही है। अब आपका क्या हो जाएगा, अब आगे अगर आपका देखा जाएगा तो आपका स्टार्ट होगा पार्चुलेशन। ठीक है, और कुछ नहीं है। गैस्ट्रुलेशन यही है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, ये जो एक्सा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के सेल्स हैं इस गड्ढे के अंदर घुसने लगेंगे। देखो कहने का मतलब है, ये जो आपका मोटा लेयर जो गड्ढा बना है, जिधर से बनेगा जो गड्ढा लेयर आएगा वही आपके क्या बनेंगे, ब्रेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा। ये जो पतली लाइन जिधर रहेगी वहीं से क्या बनेंगे, इसके आपके हाथ पैर बनने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी आपके आसपास के सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमेशा अंदर कूदेंगे, कूदने से पीछे निकलेंगे, और पीछे निकलने के बाद क्या होगा, इनका एक मोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल्स का। ये मोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा उसे एंडोडर्म कहेंगे। बीच के जितने सारे सेल्स हैं उसे मेसोडर्म कहेंगे, और किनारे वाले जो सेल्स है एक्टोडर्म कहेंगे, और जो सेल्स यहाँ पे भरे हैं वो सबके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। पतली वाली लाइन को हम प्रिमिटिव स्टेक कहेंगे, और मोटा वाला जो गड्ढा स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव नोड। नोड से ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, और स्टिक से हाथ पैर का आपका डेवलपमेंट होगा। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर को मिलाकर आपका क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा। और इन्हीं तीनों जर्म लेयर से क्या होगा, हमारे ह्यूमंस के अंदर जो 4 प्रकार के आपके टिश्यू पाए जाते हैं इन्हीं से बनेंगे। कौन कौन से 4 प्रकार के टिश्यू, नर्वस टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू, आपका स्केलेटन टिश्यू और आपका मसल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू है। दूसरा कौन सा है बच्चों, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू है। तीसरा कौन सा है आपका, स्केलेटन टिश्यू है। और चौथा आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। यही 4 प्रकार के, ये जो 4 प्रकार के ये हैं ये 3 जर्म लेयर से ही ये बनते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर से ही ये टिश्यू बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस खत्म हो गया बच्चों। अब इसमें आपको बस बच गया है लास्ट टॉपिक, जिसे हम क्या कहेंगे, पार्चुलेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आगे का जो भी पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।